प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स स्कोर न करना चाहते हैं, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस क्लास का दूसरा दिन है। पिछले क्लास में आपने देखा था कि हमने 2024 में पूछे गए प्रश्न में से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी थी, कुछ पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी हुआ था। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। So are you ready, dear students? Yes, let us start the session of today with the question number 13 or 31. Question number 31. Ramesh is blank space and hearty. Hell and hearty, this one, or hell and hearty, option B, or heel and hearty, or head and hearty. ये एक ईडियम है। इस ईडियम का मतलब होता है तंदुरुस्त, बिल्कुल चुस्त दुस्त, हट्टा कट्ठा, है ना। सो यहाँ पर जो करेक्ट ईडियम्स होगा वो होगा हेल एंड हार्टी, HALE। इसका मतलब ओलावृष्टि होना, इसका मतलब सर, और इसका मतलब होता है जख्म का भरना। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस 4 दिए गए हैं, उनमें से एक सही है और 3 गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड से इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहले ऑप्शन को। वीमेन वर वेरी सेल्डम कन्विक्ट। यहां पर वर का प्रयोग हुआ है। आपको मैंने कई बार बताया है कि एम, इज, आर, वॉज, वर्ब के बाद वर्ब के सिर्फ 2 ही फॉर्म आ सकते हैं, या तो थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म। यहां पर वर्ब कन्विक्ट फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। His eyes had hardly closed। आपको पता है कि have, has, had के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, यहां वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, तो यह भी एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं डी की। तो ये जो हार्डली है, जब भी हार्डली सेंटेंस के शुरू में आता है, इसके बाद कोई ना कोई ऑक्सिलरी आना चाहिए, डू या डिड या डज। ठीक है, ये नहीं है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। जो करेक्ट सेंटेंस है वो यही बचा, सी, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। हार्डली हैड ही सेटल्ड इनटू हिज सीट व्हेन राधा चार्ज्ड इन। यहां कुछ बातें टेक्निकल समझें कि हार्डली हैड के बाद हमेशा कंजंक्शन व्हेन आता है। इसे कुछ और भी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हार्डली हैड के साथ क्या मैंने बताया, व्हेन का प्रयोग होगा। यहां एक सेंटेंस है कि हार्डली हैड ही गॉन व्हेन शी केम। उसके जाते ही वो आई। एक तो ये देख लिया, हार्डली हैड के साथ व्हेन का प्रयोग होता है। उसी प्रकार स्कार्सली हैड के साथ भी व्हेन का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल और देखें कि बच्चों के आते ही वे लोग नाचने लगे, तो हम कहेंगे हार्डली हैड द चिल्ड्रन कम व्हेन दे स्टार्टेड डांसिंग। शिक्षक के जाते ही बच्चे शोरगुल करने लगे, यानी हार्डली हैड द टीचर गॉन व्हेन द स्टूडेंट्स स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। क्लास शुरू होने से पहले यू मस्ट बी रेडी विद द पेन एंड पेपर। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, that is the no 33. He said that he be there. You have 4 options: would, need, can or want. सोचिए, समझिए, फिर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। टेक योर टाइम, आई एम अवेटिंग योर रिस्पॉन्स। Let me tell you the answer. He said। ध्यान से समझेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सेंटेंस का कोई एक पार्ट यदि पास्ट में है, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, सेंटेंस का कोई एक पार्ट यदि पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में ही होगा। सेंटेंस का एक पार्ट यदि पास्ट में है तो दूसरा पार्ट 99% केसेस में पास्ट में होगा। तो अब देखिए, नीड जो है वो प्रेजेंट है, एलिमिनेट हो गया, नहीं होगा। वांट प्रेजेंट है, नहीं होगा।
कैन प्रेजेंट है, नहीं होगा। जो बचा हुआ है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वुड होगा, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए ऑटोमेटिकली उधर पास्ट होगा। ये आप नरेशन में पढ़ चुके हैं। मूविंग अहेड, वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ यू ब्लैंक स्पेस लास्ट वीक। अब यहां पर यू हैव 4 ऑप्शंस, सिंस, इन, बाय, फॉर। सिंस मतलब से, फॉर मतलब से, ये हम लोग टेंस के क्लास में जान चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गिविंग यू द आंसर। द करेक्ट आंसर इज सिंस। लास्ट वीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के पास के पहले सिंस का प्रयोग होता है, यू नो इट वेरी वेल। Moving ahead, we go to the next question, question number 35. There are 7 days in a week, week, weaker, seek. ये weaker comparative degree है, यहाँ पर comparison की कोई बात है ही नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। seek का मतलब तलाशना है, यहाँ पर इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, so ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा we have 2 options left, weak और weak। इस वीक का मतलब होता है कमजोर और इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नो, बहुत ही आसान। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुलिस, द थिफ। द पुलिस अरेस्ट, द पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टिंग, द पुलिस हैज अरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द पुलिस अरेस्टेड। ठीक है, अरेस्ट नहीं होगा चूंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। अरेस्टिंग नहीं होगा चूंकि अरेस्टिंग से पहले एम, इज, आर, वाज, वर, हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग होना चाहिए था। हैज अरेस्ट के बाद यानी हैज के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आता, जो कि नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिस वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है, यू हैव टू चूज दैट वन। आपको वही चूज करना है। ओके तो यहां पर 4 ऑप्शन, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, एक करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। चूज द राइट वन और चूज द करेक्ट वन और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंसेंट, CENT, कंसेंट, SENT, और कॉन्सेंट, CONSENT, और दिस वन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब सहमति, रजामंदी। ओके, moving ahead, we go to the next question, question number 38, that is now on the screen for you. They should not upon the poor. They should not look up upon the poor. They should not look down upon the poor. They should not look after the poor, upon the poor, or they should look on. The correct answer should be look down. आपको मैंने कई बार बताया है और vocabulary booster वाले सीरीज में मैंने बताया था कि look down अपॉन का मतलब होता है घृणा की दृष्टि से देखना, नफरत से देखना या घृणा से देखना। ओके, लुक अप का मतलब ढूंढना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लुक ऑन का मतलब नजारा करना। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 39। देयर इज ब्लैंक स्पेस यूनिवर्सिटी हियर। देयर इज अ यूनिवर्सिटी, देयर इज एन यूनिवर्सिटी, देयर इज देयर इज नो आर्टिकल यूनिवर्सिटी। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, the letter is U but the sound is consonant. The letter is vowel but the sound is consonant. इसमें confusion होता है। U मतलब A, E, I, O, U के पहले N लगाते हैं, ऐसे दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, but the concept or the concept with which they teach is wrong. यूनिवर्सिटी में U तो लेटर है, लेटर वाउल है, but the sound is consonant. So यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो अ है। So the correct answer is not B. The correct answer is option A, and the answer is A. There is a university here. Moving ahead, we go to the next question, question number 40, that is now on the screen. Rajesh is still shouting. राजेश अभी भी चिल्ला रहा है। आपको क्वेश्चन टैग सप्लाई करना है। क्वेश्चन टैग इज स्टिल शाउटिंग, इसका प्रयोग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं, अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर नॉट वाला आएगा, तो यहाँ नॉट ही इज ये कोई अर्थ बना नहीं रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। नॉट इज ही, ये इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ये तो होगा ही नहीं चूंकि भाषण की बात है। आंसर होगा इजंट ही। राजेश इज स्टिल शॉटिंग, इजंट ही। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, वो जा रहा है ना, ही इज गोइंग, इजंट ही। वो दौड़ रही है ना, शी इज रनिंग, इजंट शी। समझ रहे बात को?
तुम आ रहे हो ना, यू आर कमिंग, आर के साथ नॉट, फिर देंगे सब्जेक्ट, यू आर कमिंग, आंट यू. ओके, moving ahead, we go to the next question, question number 41, that is now on the screen. Choose the correct antonym of trivial. ट्रिवियल का अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है कि ट्रिवियल का एंटोनिम क्या होता है. एंटोनिम इज अपोजिट वर्ड. रूरल ग्रामीण, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, आर्टिफिशियल कृत्रिम बनावटी, और लॉस नुकसान. व्हाट शुड बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रिवियल. यहां ये क्वेश्चन तभी बन पाएगा when you know the meaning of the word trivial. Write the meaning of the word trivial in the comment box and you will get the answer or the antonym of the word trivial very easily. Let me tell you, trivial means होता है तुक्ष. तुक्ष का मतलब महत्वहीन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं हो. सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इंपॉर्टेंट. द मैटर इज इंपॉर्टेंट. मैटर जो है वो महत्वपूर्ण है, इसका मतलब द मैटर इज नॉट ट्रिवियल, वो बेकार नहीं है. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. द चाइल्ड इज वेरी डियर टू मी, डियर टू मी, डियर टू मी, डियरर टू मी. बात करें एलिमिनेशन की, डियरर नहीं होगा चूंकि कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी देन का प्रयोग होता तो लगा सकते थे. अब ये जो ये वाला है और ये, अच्छा इसकी बात करें, डेयर का मतलब होता है साहस करना, तो ये भी अर्थ के अनुसार सूट करेगा नहीं, तो ये दो एलिमिनेट हो गया. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट. एक है DEER, एक है DEAR. दिस मीन्स हरन, हिरन, यू नो, मृग, और ये का इसका मतलब होता है प्यारा. सो द चाइल्ड इज वेरी डियर टू मी. ये जो बच्चा है वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है. ओके, very easy question. Moving ahead, we go to the next question, question number 40 through 43. That is now on the screen. He cannot put with such insult. Put off, put up, put down, put from. Let me tell you the correct answer. The correct answer is option B, put up with. अब ये put up with का क्या मतलब होता है? Put up with means बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना. He cannot put up with such an insult होना चाहिए था, यहां पर एन छूट गया है. मतलब छूट गया क्या मतलब, मैंने नहीं छोड़ा, बिहार बोर्ड वालों ने छोड़ दिया, मिसप्रिंट है. कह रहा है कि वो इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता. Put up with, put up with. ये +2 की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स, ये जो इडियम्स, ये फ्रेजेस आप सीखेंगे वो पूरी लाइफ में काम आएगा. किसी कंपटीशन में बैठेंगे वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप कम्युनिकेशन या स्पोकन इंग्लिश करेंगे तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी. 44. नाइदर ऑफ द टू मेन. नाइदर को निदर भी कहा जा सकता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाइदर ऑफ द टू मेन ब्लैंक स्पेस डन दिस. नाइदर ऑफ द टू मेन, दो लोगों में से किसी ने, नाइदर, नाइदर, हैव, हैज, मे, शुड. अब आप देखें क्या क्या नहीं हो सकता है. ये एलिमिनेट नहीं होगा, ये एलिमिनेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, समझे बात को. एक क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं कई बार ये बता चुका हूं और शायद इस सेशन में मैं पहली बार बता रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर एक को सॉल्व करते हैं तो आप एक नहीं कई चीजें एक साथ आप सीख रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर डन का प्रयोग है. आपको पता है, कॉमन सेंस लगाएं कि मे के बाद, शुड के बाद वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स फर्स्ट फॉर्म. आई मे गो होगा, गॉन होगा नहीं, इसलिए मे के बाद डन आ नहीं सकता, शुड के बाद डन नहीं आ सकता. तो बोथ द ऑप्शन सी एंड डी आर एलिमिनेटेड. अब दो ऑप्शन बचा है, हैव और हैज. तो आपको याद रखना है कि नाइदर के साथ जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा हैज. नाइदर ऑफ द टू मेन हैज डन दिस. मतलब दो व्यक्तियों में से किसी ने इस काम को नहीं किया है. ओके, मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. आपको चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग. एक ही वर्ड के अलग अलग स्पेलिंग दिए गए हैं, जिनमें से 3 स्पेलिंग गलत हैं, एक सही है. यू हैव टू चूज द राइट वर्ड. लेट मी टेल यू द आंसर. द करेक्ट आंसर इज रिजेम्बलेंस. रिजेम्बलेंस. प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दें, रिजेम्बलेंस. आपके एग्जाम में तो प्रोनाउंसिएशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं
और किसी शब्द का उच्चारण गलत करते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी की वट लग जाती है, अगर सामने वाला पढ़ा लिखा हो या ठीक ठाक बंदा हो तब। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मिलना जुलना। मिलना जुलना का मतलब मुलाकात करना नहीं। किसी का चेहरा किसी से मिले, किसी की चाल किसी से मिले, किसी का स्टाइल किसी से मिले, तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में काफ़ी रिजेम्बलेंस है, काफ़ी रिजेम्बलेंस है। और इसका उच्चारण, इसका स्पेलिंग जो है वो दिस वन सी होगा, RESEMBLANCE, रिजेम्बलेंस। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He said to Rita, "Am I ill?" ये डायरेक्ट नरेशन है और आपको चेंज करना है इसे इनडायरेक्ट नरेशन में, और ये ऑलरेडी बना हुआ है। आपको चूज करना है कि विच ऑफ द फोर ऑप्शंस इज द करेक्ट वन। इसको भी एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ही सेड टू रीता, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यहां प्रेजेंट है, एलिमिनेट हो गया। ये फ्यूचर है, एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर दो बातें हैं, सेड ये पास्ट में है और ये पास्ट में है। यहां पास्ट में आस्क्ड है और यहां पास्ट में सेड है। अब हमें चूज करना है, ये सब बात चल रही है एलिमिनेशन मेथड से, वैसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहां रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, पूछ रहा है, इसका मतलब बात पूछने की है, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। अब अगर इसे हटा दिया जाए, एलिमिनेशन मेथड की बात ना की जाए, ऑप्शन को हटाकर डायरेक्ट आंसर बना दिया जाए, ही सेड टू रीता, एम आई मिल, उसने कहा, लड़के ने कहा रीता से कि क्या मैं बीमार हूं। तो उसने रीता से पूछा कि क्या वो बीमार था, यानी वो लड़का, इफ ही वॉज इल। नहीं, नरेशन को मैंने आपके लिए बहुत ही आसान किया था जब मैंने आपको नरेशन पढ़ाया था। 47, फाइंड आउट द डिस्कार्ड थिंग्स, डिस्कार्डिंग थिंग, will discard thing or discarded things. Yes, pay attention and then answer the question. Dear students, I am just going to tell you the answer. डिस्कार्ड का मतलब होता है छोड़ देना, हटा देना, निपटा देना। डिस्कार्डिंग का मतलब होता है छोड़ने वाला। विल डिस्कार्ड का कोई अर्थ यहां सूट नहीं करेगा, तो ये सब अर्थ के अनुसार एलिमिनेटेड है। डिस्कार्डेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहां एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। फाइंड आउट, पता करो, द डिस्कार्डेड थिंग्स, वो चीजें जिसे हटा दी गई हैं उसका पता करो, डिस्कार्डेड थिंग्स। इस पर कुछ और भी एग्जाम्पल समझ लें। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, पता करो टूटी हुई कुर्सियों को, तो बनाएंगे कि फाइंड आउट द ब्रोकन चेयर्स, ब्रोकन चेयर्स। पता करो चुराई हुई चीजों को, तो फाइंड आउट द स्टील का थर्ड फॉर्म स्टॉलन थिंग्स। तो यहां डिस्कार्डेड का मतलब हटाया हुआ, छोड़ी हुई चीजें। नेक्स्ट 48, श्रीलंका is a island, an island, the island, no article. Without wasting time, you must be getting to the point or to the answer or to the correct answer. That is B. So don't waste time on such questions. Moving ahead, we go to the next question. Question number 49. Choose the correct sentence. 4 सेंटेंस हैं, उनमें से एक सही है, 3 गलत है। I did my work quick. I did my work very quick. I did my work quickly. I am doing working quick. What should be the correct answer? ध्यान से समझे। I did my work quickly सही आंसर होगा कि मैंने अपने काम को बहुत तेजी से किया। ये जो क्विक है ना, ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है, और वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब आएगा। जैसे वो खेलता है सावधानी से, ही प्लेस केयरफुल की केयरफुल्ली, केयरफुल्ली। वो बात करता है दयालुता से, ही टॉक्स काइंड या काइंडली, काइंडली। ओके, मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज नाउ ऑन द स्क्रीन।
I didn't. Where he was going. I didn't know, I didn't knew, I didn't knowing, I didn't will know. The question is very easy. मैंने आपको अभी के क्लास में बताया, पहले भी मैंने बताया कि do, does, did के बाद verb always comes in its first form. Yes, do, does, did के बाद verb सिर्फ पहले रूप में आएगा, कोई दूसरे रूप में कभी आ ही नहीं सकता. So the correct answer is option A. ये सब के सब एलिमिनेटेड हो जाएंगे. अब क्यों होंगे आपको ये पता है. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51. इफ यू इनवाइट मी, आई सर्टेनली कम. आई कुड, आई वुड, आई माइट और आई वुड हैव. इफ यू इनवाइट मी. इफ यू इनवाइट मी, यदि तुम मुझे आमंत्रित करो, मुझे बुलाओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. आपको पता है कि एक पार्ट अगर प्रेजेंट में हो तो दूसरा फ्यूचर में होगा. ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 है. तो ये आपका पास्ट हो गया, नहीं होगा. ये भी पास्ट हो गया, नहीं होगा, एलिमिनेटेड. और ये तो होगा ही नहीं, बचा वुड. वैसे होना चाहिए था विल, लेकिन हमारे पास विल जैसा बेहतर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम चूज करेंगे वुड. और यहाँ इसका मतलब ये होगा कि ये संभावना है कि मैं आ जाऊं, कि यदि तुम मुझे आमंत्रित करो तो मैं निश्चित रूप से आऊं. 52. चूज दिस मिस स्पेल्ट वर्ड, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, वो वर्ड जो मिस स्पेल्ट है उसे चूज करना है. कैंपेन, कंट्रोवर्सी, सेक्रेटरी और डिसीजन. ओके, इसमें से 3 जो हैं वो सही हैं और एक गलत है. सो व्हाट इज द रॉन्ग वर्ड? दिस वन, सेक्रेटरी. यहाँ टी के बाद ए का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि नहीं है. बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो करेक्टली स्पेल्ड हैं. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 53. चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड. यहाँ भी वही बात कि मिस स्पेल्ट वर्ड, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, आपको वो चूज करना है. तो हरमैनी, हारमनी, हरमैनी, हरमैनी क्या है? द करेक्ट आंसर इज हार्मनी. हार्मनी का मतलब लय, सुर या अच्छे संबंध का होना हार्मनी है. इस पर एक आता है फ्रेज लिव इन हार्मनी विद, मिलजुल कर रहना. लिव इन हार्मनी विद, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वी शुड लिव इन हार्मनी विद वन अनदर. हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 54. चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ. कह रहा है कि इसमें जो बातें कही गई हैं उसके लिए एक वर्ड चाहिए, उनमें से ये क्या होगा? सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग अ किंग, कॉकेट, डेमागोग, कोरोनेशन और डेप्रिकेट. टेक योर टाइम एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. टेक योर टाइम. Dear students, choose the correct one word substitution. Ceremony of crowning a king, यानी किसी राजा को जो ताजपोशी करते हैं, उसे जो क्राउन करते हैं, ताज पहनाते हैं, उस एक्ट को इनमें से किस वर्ड से कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज कोरोनेशन. कोरोनेशन. जो भी नए वर्ड, नए फ्रेज, नए इडियम आए, उन्हें ज़रूर आप याद कर लें. Moving ahead, we go to the next question. Question number 55. We should think this matter deeply. We should think by, we should think in, we should think over, we should think of. The correct answer should be we should think over. हमें इस मैटर पर गहराई से सोचना चाहिए. इस पर आप एक एग्जाम्पल देख लें कि आपके पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, जब तुम पढ़ो तो गेम नहीं खेलो, और आज तुम्हें गेम बिल्कुल नहीं खेलना है, ये वादा कर लो.
लेकिन तुम बार बार ये बात नहीं समझ रहे हो, तो फिर वो कहेंगे कि यू शुड थिंक ओवर द मैटर डीपली, तुम्हें इस बात पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम बार बार वो कर रहे हो, इसका मतलब यू हैव नो रिस्पेक्ट, नो वैल्यू फॉर योर फादर। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कह रहे हैं कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, एक्चुअली ये ईडियम है, इसका क्या अर्थ होता है? तो ये है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू लर्न क्विकली, टू लाफ एट, टू हैव अ गुड नाइट, सॉरी साइट। द करेक्ट आंसर इज टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छुपे हुए अर्थ का पता कर लेना, छुपे हुए बात को समझ लेना, कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57, चूज द ऑड वन आउट। कल भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। कह रहा है ये सारे वर्ड हैं, इनमें से कुछ कॉमन है और कुछ जो है ऑड है। 3 कॉमन होंगे, 1 ऑड होंगे। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस। ये पढ़ने की जगह, ये पढ़ने की जगह, ये पढ़ने की जगह, ऑफिस, इनमें से ऑड है, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। कॉमन सेंस पर यह बनता है। 58, क्वेश्चन नंबर 58, ब्लैंक स्पेस, शैल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी। कह रहा है whose shall I fear, whom shall I fear, who shall I fear, which shall I fear, whom shall I fear? Yes, the correct answer is option B, whom shall I fear। ऐसा क्यों है? क्योंकि shall I fear का मतलब मैं डरूंगा, whom shall I call मैं किसे बुलाऊंगा, who shall I call, whom shall I call। तो यहाँ पर जो I है वो सब्जेक्ट है और ये whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। Moving ahead, we go to the next question 59. Choose the correct synonym of forbid. Forbid का जो पर्यायवाची शब्द है, synonym है, वो क्या होगा? Allow, prohibit, accomplish, hold. Forbid means होता है मना करना, मना करना। याद रखिए पर्यायवाची, मिलता जुलता शब्द बोलना है, मना करना। तो prohibit means मना करना, ये कल हमने आपको बताया था। अलाउ मीन्स अनुमति देना, होल्ड का मतलब पकड़े रहना, एकम्प्लिश का मतलब किसी काम को पूरा करना। बहुत ही सिर्फ एक क्वेश्चन आज बचा हुआ है 60। ठीक है, सो डोंट पैनिक, डोंट गो एनीवेयर, ओनली 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि 100 मार्क्स में 100 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 60 मार्क्स ग्रामर पर बेस्ड होते हैं। तो कल हमने 30 क्वेश्चंस ग्रामर पर किए थे और आज हमने 30 कर लिया है। रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, दोज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। कल के क्लास में वो सारे 40 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, फिर किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट इज, डुप्लीकेट का एंटोनिम यानी उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड क्या होगा? कॉपी, अपोजिट ओरिजिनल, क्लोन और फोटो। द करेक्ट आंसर इज ओरिजिनल, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ओरिजिनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्या इस क्लास से आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई शैल बी अवेटिंग योर रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। वी शैल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास।